प्रद्युमन जी, जो हार की वजह है जी, मतलब चर्चाओं का बाजार गर्म है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बड़े कारण क्या है हार के? देखो, कांग्रेस पार्टी के हार का एक कारण नहीं बल्कि कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण मैं जो समझ पा रहा हूं जी, वो कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही ये समझ रही थी कि हम बिना मेहनत के ये चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, अगर सही ढंग से देखा जाए तो अति आत्मविश्वास। हालांकि उनको ये समझना चाहिए था कि जब 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को गांव में तक में नहीं घुसने दिया जा रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बायकॉट जगह जगह हो रहा था, उसके बावजूद बीजेपी 5 सीटें जीत गई थी और 3 सीटें हिसार, सोनीपत और अंबाला जी बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी हारी थी। बिल्कुल। उसके बावजूद कांग्रेस में, और विशेषकर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो सांसद बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का एक टोल रहता था जो केवल और केवल उनको रात में और दिन में मुख्यमंत्री बनाने के सपने दिखाते थे। बिल्कुल। और ऐसे लोग थे जिनमें से ज्यादातर इस तरह के नेता थे जो अपने बूथ तक पर भी कांग्रेस को नहीं जिता पाते थे जी। बहुत से ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे जी, जो शुरू से ऐसा लग रहा था कि अगर इनको टिकट मिली तो ये चुनाव नहीं जीत सकते जी। कहीं ना कहीं जो टिकट आवंटन था, हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार ऐसा ही होता है और विशेषकर कांग्रेस में टिकटें हमेशा गलत बंटती हैं। चाहे वो हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें, तब भी बहुत सी सीटों पर गलत टिकटें बटी जी। 2014 में भी गलत टिकट आवंटन हुआ जी। लेकिन इस बार जो एक जीती हुई बाजी थी उसको, और वो जीती हुई बाजी भी मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये चाह रहा था कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं चाहते और उनके पास विकल्प केवल और केवल कांग्रेस थी, क्योंकि प्रदेश में अब क्षेत्रीय पार्टियों का जनाधार बिल्कुल सिकुड़ चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। उस लिहाज से जनता ये चाहती थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुटा जाए एक बहुत बड़ा वर्ग, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के नेता अपनी उल जलूल बयानबाजी, टिकटों के गलत बंटवारे और कांग्रेस पार्टी में एक नेता या एक गुट को बहुत ज्यादा आधिपत्य देना जी, और जो दूसरे लोग थे और विशेषकर ऐसे लोग जिनमें एनर्जी थी, जो चुनाव को किसी भी एंगल से मोड़ना जानते थे, उन लोगों को दरकिनार करते हुए सिटिंग विधायकों को टिकट दी गई। जबकि एक सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े जो धुरंधर थे, चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह, उनकी टिकट काट दी। सावित्री जिंदल जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो अमीर लोग हैं उनमें शामिल हैं, ठीक बात, जिनका बेटा खुद सांसद है, बिल्कुल, उनकी टिकट काट दी गई। डॉक्टर बनवारी लाल जो पिछली बार बीजेपी के जो मंत्री जीते थे उनमें 2 ही जीते थे, अनिल विज और डॉक्टर बनवारी लाल। उन डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट काट दी गई। जबकि कांग्रेस इस तरह का कोई डिसीजन नहीं ले पाई। 75 साल से ऊपर तक के ऐसे ऐसे बुजुर्ग नेताओं को टिकट दे दी गई जिनको जब वो भाषण देते हैं तो वो खुद ये नहीं बता सकते कि वो क्या बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि कई कारण रहे जिसकी वजह से कांग्रेस हारी, और अगर कांग्रेस ने इनमें सुधार नहीं किया तो भविष्य में भी परिणाम कोई सकारात्मक दिखाई नहीं दे रहे। ठीक बात है। तो इंद्रपाल जी, जिस प्रकार से प्रद्युमन जी ने कहा कि जो लोकसभा का चुनाव था उसमें बीजेपी इतनी कमजोर नहीं थी जितनी कमजोर कांग्रेस ने दिखाई अपने प्रचार में, क्योंकि हमने एक चीज नोट की थी कि अगर विधानसभा वाइज भी अगर हम गणना करें तो 44 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत रही थी और 42 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, 4 पर आम आदमी पार्टी थी। तो साफ साफ मतलब कमजोर तो नहीं थी। तो आप और क्या बड़े कारण मानते हैं कि बड़े कारण क्या रहे हैं हार के? देखिए कुलदीप भाई, लोकसभा चुनाव के बाद हमने जो डिबेट की है आपके साथ, हाँ बिल्कुल, उसी समय से ये बात कहते आ रहे हैं, 44 पर बीजेपी जीत रही है और उसके साथ साथ सीट का
सीट के साथ साथ जो मत प्रतिशत है वो भी लगभग बराबर था, ज्यादा अंतर नहीं था। लोकसभा में तो बीजेपी का ज्यादा था, लोकसभा बराबर था दोनों पार्टियों का, ज्यादा अंतर नहीं था, 3% का भी फल तो लगभग मान के 3% का अंतर था। उसी समय से बात चल रही थी कि बीजेपी को किस प्रकार से कम आंका जा रहा है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, माहौल बनाया जो आपने कहा। दूसरी बात जो जोशीला जी ने कही कि बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं की टिकट काटी, कांग्रेस हिम्मत नहीं कर पाई। जब टिकट वितरण का काम चल रहा था, आपने देखा होगा, नजदीक से सुना होगा कि दीपक बावरिया जी ने सिफारिश की थी कि जो कुछ विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं जो चुनाव हारेंगे। हाँ बिल्कुल, एक बार ये तय होगा था कि कम से कम 10 विधायकों की टिकट कटेगी, लेकिन उसमें तो शायद ज्यादातर शायद गुट के थे। तो ये जो निर्णय था इसको खत्म कर दिया गया। और आज तो इसमें फिर ये कह सकते हैं कि एक तरफा होगा परिवार की चली। बिल्कुल, शायद आज 15 के आसपास विधायक कांग्रेस के आ रहे होंगे। अगर उस समय यह निर्णय ले लिया गया होता सर्वे के आधार पर कि ये हारेंगे, क्योंकि एक बात तो जब सीट ज्यादा आ जाती है पार्टी की, कोई भी पार्टी हो, जो उससे अगला चुनाव होता है उसमें ये आम बात होती है कि जो उस मौके के विधायक होते हैं वो फील्ड में जाते नहीं, और जो अगला चुनाव आता है उसमें से ज्यादातर विधायक काफी हारते हैं। तो कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो सर्वे के आधार पर हारने वाले हैं उनकी हिम्मत होनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को टिकट काटने की। बरवाला हमारे बिल्कुल बगल की सीट है, बरवाला की सीट में सब साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर रामनिवास घोडेला का विरोध है, और किसके द्वारा? उस किसान वर्ग के द्वारा जिसने कांग्रेस को जिंदा किया था। मैं अगर सही कह रहा हूं तो फिर वो किसान लोग वहां पर उनकी टिकट कटवाने के लिए गए, उसको दरकिनार करते उनको टिकट दी, तो ये एक गलत फैसला नहीं था क्या? क्योंकि भाई जो कांग्रेस में टिकट वितरण होता है, कई खिड़की है टिकट लेने की। रामनिवास घोडेला जी अलग खिड़की से लाए जी, अलग से लाए। जो एक और सबसे मुख्य कारण मैं मानता हूँ, जोशीला साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया था, वो उस बात को शायद पूरा नहीं कर पाए कि दीपेंद्र हुड्डा के चोर के कुछ लोग रहते नेता, घेरा बना लिया। कम से कम 15-20 विधानसभाओं में मैंने घूम के देखा है, वो दीपेंद्र के पास जाके हाजिरी मारते हैं, सीएम के सपने दिखाते हैं, लेकिन उन नेताओं का जब अपना गृह विधानसभा क्षेत्र है उनमें ना तो उस प्रत्याशी की मदद की, किसकी मदद की, ये टारगेट लेके कि इसको जो हराएगा वो चाहे आजाद है, चाहे बीजेपी का है, चाहे इनेलो का है, उन नेताओं ने अपने जो पर्सनल वोट थे उन नेताओं को डाले हैं जो कांग्रेस को हराएगा। और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि अगर 2024 में जीत गया तो तेरे लिए 2029 के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो 2029 में अपनी टिकट पक्की करने के लिए अपनी जो पार्टी थी कांग्रेस, ऐसे नेताओं ने उसका भट्ठा बिठा दिया। और अगर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब भी इस बात को नहीं समझे तो भविष्य में उनके लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। जितने भी आसपास के विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें दीपेंद्र हुड्डा आए हैं और भूपेंद्र हुड्डा भी आए हैं, आपने देखा होगा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की रैली में जो स्टेज की व्यवस्था थी वो खराब हुई है। जैसा कि जोशीला जी कह रहे थे, वो नेता उनके चौगड़ते रहते हैं, बार बार अनाउंसमेंट करने के बावजूद वो स्टेज से नीचे नहीं उतरते, स्टेज पर कब्जा करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा को जनता में चिड़ी मचती इस बात को लेकर। दीपेंद्र हुड्डा को बार बार आपने देखा होगा कि जो स्थान निर्धारित था उसकी बजाय नीचे बैठकर वहां से उन्होंने भाषण दिया है, वहां बैठे। मतलब ये जो लोग दीपेंद्र के चोरते हैं, ये दिमाग में उनको रखना पड़ेगा भविष्य में भी। बिल्कुल साफ साफ ये कि जो एक जमावड़ा बन गया, घेरा बन गया है, उस घेरे से आम जनता को दिक्कत है। और जब तक आम जनता से नहीं रूबरू होंगे, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनेगा, परेशानी। एक वजह तो यही प्रद्युम्न जी। दूसरी वजह क्या ये मान सकते हैं हम, जो कुमारी शैलजा को दरकिनार किया गया जी, जिस प्रकार से उनको बिल्कुल ही एक साइड लाइन कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं एससी समाज का जो वोटर था उसको एक गलत सिग्नल गया। देखो, निश्चित रूप से 2 सीटें हरियाणा प्रदेश की ऐसी थी, उकलाना और नारनौंद जी, जिन पर पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें थी, ना केवल कांग्रेस की बल्कि पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं की जी। कुमारी शैलजा का चूंकि उकलाना में प्रभुवाड़ा खुद का गांव है, और एक बड़ी गजब बात यह है कि लोकसभा में भी वहां कांग्रेस आ रही, अब विधानसभा में भी बुरी तरह से आ रही जी। और दूसरा,
जो है नारनौंद। नारनौंद में जो उनके खासम खास हैं और जो कई बार के मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया के बेटे डॉक्टर अजय चौधरी, उन 2 टिकटों के लिए कुमारी शैलजा ने पूरा दमखम लगाया। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी चलाते हुए उन 2 सीटों के चक्कर में, उन 2 टिकटों के चक्कर में पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरह का खेल खराब कर दिया। दूसरी बड़ी बात, जिन लोगों को टिकटें कांग्रेस ने दी, जी 89 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी। ठीक है। अगर उन 89 में से सही ढंग से विश्लेषण प्रदेश की जनता करे तो लगभग 20 लोग ऐसे थे जिनका जनता के प्रति बर्ताव, व्यवहार टिकट मिलते ही चेंज हो गया था एक तरह से। अच्छा। और जिस तरह से नारनौंद में एक बड़ी नेत्री कुमारी शैलजा के प्रति जो एक टीका टिप्पणी बिल्कुल की गई और उस टीका टिप्पणी के बाद कई तरह के ऐसे माहौल बने। खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मंच पर होते हुए एक बुजुर्ग को वहां धक्का भी लगाया गया किसी कार्यक्रम में, और इस तरह के एक हालात बन गए थे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इसमें एक चीज और हम जोड़ सकते हैं, जो सोनिया दुवन के साथ स्टेज पर एक गलत हरकत हुई जी, तो वो भी मतलब उसको लेके फिर कोई सबसे बड़ी बात क्या है पुनिया साहब, हरकत या बयानबाजी कोई आदमी अगर कर दे, देखो वो नेता के बस की बात भी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन कम से कम वो नेता पब्लिकली ये कहे तो कि ऐसा गलत हुआ है। गलत हुआ है। क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं कोई ऐसा बयान दिया कि नारनौंद के एक बुजुर्ग ने जो टिप्पणी की वो गलत थी? गलत थी। और जो सोनिया दुवन के साथ जो हुआ वो हमारे उसके बारे में कहीं कोई एक शब्द किसी ने कहा हो, बड़े नेता ने नहीं बोला। ठीक है। इन नेताओं के दिमाग में ये एक फितूर मचा हुआ था, और जिसको जो किल्की मारने वाले लोग चारों तरफ से, मैंने अपनी आंखों से ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस गाड़ी में बैठते हैं वहां पिछली सीट पर 3 आदमी बैठते हैं और उस 3 पर 7-7 आदमी बैठे हुए देखिए। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि दीपेंद्र की गाड़ी में कैसे बैठे। ठीक है, जो आदमी मान लीजिए कार्यक्रम है नड़वा विधानसभा में, ठीक है, और यहाँ फतेहाबाद का आदमी उनकी गाड़ी में बैठे या उनकी गाड़ी में नारनौंद का आदमी बैठे तो तुक थोड़ी है, कोई तुक नहीं बनता। दूसरी बात, उनके मंच पर मान लीजिए 20 कुर्सियां लगी और 200 आदमी स्टेज पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में जो सबसे बड़ा अंतर मैं देख रहा हूं वो है अनुशासन का। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी क्यों कामयाब है। बीजेपी में कोई कितना बड़ा फन्ने खाओ, जिन लोगों को मंच पर ये है कि यहां अगर 5 ही आदमी बैठेंगे तो 6ठा नहीं बैठ सकता, वो चाहे कितना बड़ा डिसिप्लिन जो है वो सबसे बड़ी चीज है, और चेयरमैन नाम लगा होता है। बिल्कुल, जबकि कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। वहां तो मंच पर 200-200 आदमी बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग मंच पर बैठे हैं जिनका उनसे हल्के से कोई लेना देना नहीं। कई बार तो इस प्रकार के अनाउंसमेंट करने पड़ते कि नीचे उतर जाओ, मंच टूटने वाला है। टूटते भी हैं। जो अगर पावड़ा की बात, पावड़ा में रैली थी, जो स्टेज सेक्रेटरी में था उसमें ये कहा कि इस स्टेज पर 10-15 आदमियों के नाम लिए, उनके लिए सीट सुरक्षित है, इनमें से जिसका नाम नहीं है वो नीचे उतर जाए। इतना तक कहा स्टेज सेक्रेटरी ने। उसके बावजूद बहुत से लोग, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि बहुत से लोग बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री तो तभी बनेगा चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब विधानसभा में 40 सीटें आएंगी। सही कह रहे हैं आप। वो लोग अपने जो उनके विधानसभा क्षेत्र उसमें कोई मदद नहीं करते, जबकि दूसरे जहां दीपेंद्र हुड्डा जाते हैं, आज मान लीजिए दीपेंद्र हुड्डा दादरी में तो फतेहाबाद या सिरसा का आदमी भी दादरी चला जाता है। क्या काम है उसका वहां पर? सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने घर क्षेत्र में, अपने हल्के में तो कोई मेहनत करता नहीं, जबकि दूर दूर घूमता। दूसरी बड़ी बात, मैं इसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी मानता हूं कि राजनीति में बहुत ज्यादा शरीफ आदमी भी कामयाब नहीं है। कम से कम मैंने अपनी आंखों से एक वाक्य और देखा हुआ है, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आसी हल्के के गांव में आए हुए थे। अच्छा। और वहां मुख्यमंत्री का बेटा जो 2 बार का सांसद, उसका कुर्ता पाड़ दिया लोगों ने। अच्छा। किसी आदमी की क्या कोई हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री के लड़के की सिटिंग एमपी और उसका कुर्ता पाड़ दे? प्रद्युमन जी, वो सिर्फ परिवार सत्ता से बाहर है, बहुत लंबे समय तक है। आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कोई उनका कुर्ता पर खींच दे।
सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप शरीफ रहो, हाँ राजनीति में शरीफ रहो, लेकिन आप इतने भी शरीफ मत बनो कि लोग आपके सिर पर चढ़ जाएं। ठीक बात है। उसी का यह नतीजा है कि एक डेकोरम भी होता है, एक बिल्कुल। अनुशासन भी होता है, प्रोटोकॉल भी होता है। इसका मतलब अब मैं पगड़ी बांधता हूं, जी। तो मेरी पगड़ी थोड़ी खींच लेगा, बिल्कुल। प्रोटोकॉल है। अब सबसे बड़ी बात समस्या कहाँ है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा की चाहे दिल्ली कोठी की बात हो, चाहे उनके कार्यक्रमों की बात हो, जो लोग एक बार मिल लिए वही बार बार उनको चेहरा दिखाते रहते हैं। हाँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन चेहरा दिखाने से हो क्या जाएगा। अगर आपको मिलना है किसी नेता से तो 2 मिनट 5 मिनट में आप अपनी बात कह सकते हैं जितनी आपने कहनी है, लेकिन उसके बावजूद जो इस तरह के लोग हैं, इन्हीं लोगों की ये देन है कि आज कांग्रेस को 15 साल हो जाएंगे सत्ता से बाहर हुए। इसमें एक चीज और जोड़ सकते जी। हैं, इंद्रपाल जी वो उसका जिक्र भी करते कई बार, जो एक हल्के में कई लोगों को थापी लगाना टिकट के लिए, वो बिल्कुल वो भी कितनी वो है इंद्रपाल जी। कुलदीप भाई आपने सही कहा, जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, हाँ। उस समय कामाख्या चौटाला ने किया था। अच्छा। जो भी मजबूत दिखता था वो कहता था भाई साहब मेरा जी करता चुनाव लड़ने के लिए, हाँ। तो अजय चौटाला उसको थापी मार देते थे और वो करोड़ों रुपए खर्च कर देता था। ठीक है। इलेक्शन तक आते आते प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 6 से 7 इस तरह के प्रत्याशी हो जाते थे, बड़े चेहरे हो जाते जब टिकट कटरी जो बगावत कर देते थे, वही काम अब कांग्रेस में हुआ। इस बार तो 35 थे। और 1-2 कारण है हार के। जिस प्रकार से सोशल मीडिया का प्रयोग बीजेपी ने किया, कांग्रेस के कोसों दूर थी। इतना बढ़िया तरीके से सोशल मीडिया का प्रयोग बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने इतना तक भी सोचा है, आप नारनौल की ही बात लीजिए, रैली में एक लड़के की डेथ हो गई थी, वहां कोशिश की गई कि उसका मुद्दा बनाया जाए। तो जो सोशल मीडिया की टीम थी बीजेपी की, उसने ये कोशिश की, जब तक उसका परिवार बयान नहीं देता उन्होंने उसको हाईलाइट नहीं किया। उनको पता था कि ये उल्टा पड़ सकता है, बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया जब तक उसका परिवार नहीं करता। ठीक है, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जैसा कि जोशीला जी ने कहा था, उम्र बहुत बड़ी है, उन्होंने सोशल मीडिया का प्रभाव का ही नहीं पता। चाइना की बात, चाइना की बात करें, वीरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह बहुत पुराना परिवार है, बहुत सही कह रहे हैं। जब बात सोशल मीडिया की आई तो उन्होंने टीम गठित की। उनका पहला निर्णय था कि प्रिंट मीडिया को हमारा कुछ नहीं जाएगा और सोशल मीडिया को सोच विचार के बाद करेंगे। सोशल मीडिया आज के दिन, ज्यादा मैं नहीं कहता, 2 से लेके 3% वोट को प्रभावित करता है। और जो हार वीरेंद्र सिंह की हुई है वो नहीं होती है, और उन्होंने अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का प्रयोग किया था। उनसे ज्यादा प्रयोग जो 3 आजाद प्रत्याशी लड़ रहे थे, दिलबाग शंडील, काला और वीरेंद्र गोगड़िया, उनकी टीम ने कांग्रेस से भी ज्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग किया है। और आज के दिन साथी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया बड़ा हथियार बन चुका है। सोशल मीडिया ने श्रीलंका की सरकार गिरा दी, सोशल मीडिया ने बांग्लादेश की सरकार गिरा दी। इतना मजबूत सिस्टम बन चुका है। इसमें एक चीज हम ये भी तो कह सकते प्रद्युम्न जोशीला जी, जो बड़े चेहरे थे सोशल मीडिया के, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो लोग कांग्रेस के गीत गा रहे थे जी, कोई दो राय नहीं जी, परंतु वो गिने चुने थे। उनके अलावा हर एक कोने में, हर एक गली में, हर एक शहर में आज सोशल मीडिया के छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के ना केवल सोशल मीडिया बल्कि टोटली मैनेजमेंट ही फेलियर था जी। बीजेपी जिस ढंग से मैनेज कर रही है चुनाव को, सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम जो हथकंडे चुनाव जीतने के लिए अपनाने पड़ते हैं, वो तमाम प्रयास भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कर रही है। और उसी का यह परिणाम है कि वो तीसरी बार सत्ता में आई, जबकि कांग्रेस पार्टी आज भी। इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं, इंद्रपाल जी मेरे साथ रहे हैं जी। कई बार बीजेपी आईटी सेल के लोग जी छोटी छोटी बात को लेकर आधा आधा घंटा डिस्कस करते थे जी, बातचीत करते थे। बल्कि कई बार संशय होता था, इंद्रपाल जी कहते थे कि यार ये तो बहुत ज्यादा तय में जा रहे हैं जी, लेकिन उनकी अब पता चल रहा है कि उनकी यही खूबसूरती है, सवाल निकालते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक आपको
चाहे कोई भी चीज हो, उस समस्या के बारे में नहीं पता तो उसका समाधान आप कैसे करेंगे? ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी जो दिखाई दे रही है पिछले 10-12 साल से, वो यही है कि वो हर छोटी से छोटी चीज पर मंथन करते हैं। और उस मंथन का परिणाम ये निकलता है कि वो उनकी विजयश्री होती है। हालांकि कई मौकों पर वो चूक भी हो जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो जीती हुई बाजी को जब हार जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा एक रोल ये है कि उनको केवल और केवल बहकाने और जो उनको बरगलाने वाले लोग उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। और जब तक वो उस सीन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक भविष्य भी मैं ये समझता हूं कि उनका कोई बहुत ज्यादा सुखद नहीं रहेगा। अब भी उनको ऐसे लोगों से दूरी बना करके और पूरी तरह से आज कांग्रेस एक वही पुराने ढर्रे पर चल रही है जो आज से 20 साल पहले जिस हिसाब से चुनाव लड़े जाते थे, उस हिसाब से कांग्रेस आज भी लड़ रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी आज 2024 के युग में जी रही है। सही कहा आपने। आप एक चीज देखिए, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की आप लिस्ट उठा करके देखिए, उसमें ऐसे ऐसे उम्मीदवार उन्होंने चुनावी मैदान में उतार रखे हैं, जैसा अभी चार साहब कह रहे थे कि उनमें से कई तो ऐसे हैं उनको सोशल मीडिया का पता ही नहीं कि उसका यूज किस ढंग से करना है। उस दौर के बाबा आदम के जमाने के, क्योंकि वो ठीक है जीतते आए, कोई ऐसे हालात बन गए। अब आप देखिए एक बहुत बड़ा उदाहरण गोवाना का ले लीजिए। गोवाना में पिछले जो लोग ये कहते हैं कि जगबीर मलिक इस बार इसलिए जीत गए कि एक जाट कैंडिडेट और खड़ा था। पिछली बार भी राजकुमार सैनी की पार्टी से राजकुमार सैनी खुद खड़ा था, उनकी पार्टी का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने नाको चने चबवा दिए थे जगबीर मलिक को। ठीक बात है। और इस बार आप ये देखिए कि आखिर कांग्रेस की आंधी थी कहां, जब बहादुरगढ़ जैसी सीट, जो सीट दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए प्रतिष्ठा बनी हुई थी, ठीक बात है, उस सीट पर उनका कैंडिडेट हजारों हजार वोटों से हार रहा है। दूसरी बड़ी बात, सोनीपत जिसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना घर मानते थे, ठीक है, उस सोनीपत में हालात देखिए। रोहतक शहर की सीट की भले ही कांग्रेस जीत गई, लेकिन आप ये देखिए कि मार्जिन क्या रहा। तो कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह सोनीपत में गोवाना हार गए, उसके बाद आप खरखोदा जैसी सीट हार गए, सोनीपत की सीट आप हार गए, और जो है कृष्णा गहलावत वहां से जीती हैं, और जो बड़ौदा की सीट थी वो भी बहुत कम मार्जिन से जीती है। कांग्रेस को बहुत लंबा चौड़ा गेम वहां भी नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं या हम जींद में जिसको प्योर जाटलैंड, एक और बड़ी गजब की बात इस चुनाव की, जो लोग ये कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के सबसे बड़े नेता हैं और जाटों के एक छत्र नेता हैं, और जाट वर्ग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? प्रदेश की 2 सीटें ऐसी हैं जिनमें जाट सबसे ज्यादा है। सही कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा किसान है, वो 2 सीटें हैं, उचाना और बागड़ा, और दोनों सीटों पर कांग्रेस आ रही है। और बागड़ा की तो एक ऐसी सीट है जहां लोकसभा का जब चुनाव था तो बीजेपी का प्रत्याशी वहां 35-40 हजार वोटों से आ रहा था, और आज वहां जो है कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव हार रहा है। बड़ी गजब की बात है इंद्रपाल जी। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा दोबारा से कांग्रेस पार्टी के, और मैं तो एक सुझाव देता हूं राहुल गांधी को, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की आला कमान है, उनको तुरंत प्रभाव से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, चौधरी उदय भान हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, जो 4 बड़े चेहरे हैं, इन चारों चेहरों को दरकिनार करते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम से बड़े नेताओं को खुडे लाइन करते हुए नायब सिंह सैनी को एक राजनीतिक रूप से नौसिखिया चेहरे को कमान दी प्रदेश की, इस तरह से इन चारों को खुडे लाइन करते हुए और किसी ऐसे शख्स को दें जो युवा हो, एनर्जेटिक हो, जिसको समझ हो, सूझबूझ हो, और जो निर्विवादित हो, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई दाग धब्बा ना हो, वो किसी गुट से ना हो, ऐसे किसी शख्स को आगे करें, तभी प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार हो सकती है। वरना ये नेता कांग्रेस को जिताने के लिए नहीं लग रहे। ये तो केवल आप एक चीज नोट करिए, पूरे चुनाव प्रचार में कुमारी शैलजा केवल जो अपने जो उनके खासम खास लोग थे जिनको उन्होंने टिकट दिलाई या जो उनका पार्लियामेंट्री क्षेत्र था, ठीक है, उसके अलावा वो कहीं प्रचार के लिए कोई इक्का दुक्का जगह गई और कहीं नहीं गई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिन लोगों को उन्होंने टिकटें दिलाई, उन्हीं लोगों के प्रचार तक सीमित रहे। सही कहा।
रणदीप सिंह सुरजेवाला जो उसका क्षेत्र था, उसके अलावा वो कहीं नहीं दिखाई दिए पूरे चुनाव प्रचार में। ठीक बात है। चौधरी उदय भान सिंह प्रदेश के अध्यक्ष होते हुए प्रचार से नदारद रहे। दूसरी बड़ी बात, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष लगातार 2 चुनाव हार रहे। कितनी बड़ी बात है। और वो जिनको पूरे हरियाणा प्रदेश का जिम्मा दे रखे आपने चुनाव जिताने का, और वो खुद चुनाव हार रहा है, उससे अपना चुनाव नहीं संभल रहा। तो कहीं ना कहीं, और एक और बड़ी गजब बात जो मैं समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस से क्यों हार रही है, जिस चीज पर उनको मंथन करना चाहिए। 8 तारीख को चुनाव परिणाम आया। अच्छा। और आज उसको कई बहुत लंबा समय, 2-3 दिन का समय निकल गया चुनाव प्रचार का, रिजल्ट का। उसके बावजूद ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिम्मेदारी ली यार की, ना चौधरी उदय भान ने ली, ना किसी नेता ने कोई इस्तीफा दिया। जब बहुत बड़ी बात उस है। कुर्सी से ही आपको चिपके रहना है, तो भले ही आप चिपके रहो, लेकिन जब आपकी सत्ता जिम्मेदारी ही, किसकी है? राहुल गांधी की है। जब तक आपकी सत्ता नहीं आएगी तब तक आप क्या करोगे? राहुल गांधी का आपने जो जिक्र किया, बरवाला में आए, अब वो बरवाला की सीट सुनो, हार गई। राहुल गांधी जहां जहां प्रचार किया तमाम सीटें हार गई। गुहाना में भी राहुल गांधी का हरियाणा प्रदेश में कोई असर नहीं है। क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी को लोग सीरियस अब तक भी नहीं समझते, और उसका कारण क्या है कि वो फैसले नहीं ले पाते। नहीं, वो बात भी ऐसे कर देते हैं जी। उनको गुहाना की जो मशहूर जलेबी है जी। उन्होंने वो जलेबी खाई जी। आप देखिए उनको कितनी सामाजिक समझ है। उनको यह नहीं पता कि जो जलेबी है, जलेबी हलवाई बनाते हैं ना कि किसी जी। फैक्ट्री में बनती है। जी। उन्होंने मन से ही बोल दिया कि इसको हम फैक्ट्री में बनाएंगे, रोजगार देंगे। भाई जलेबी हलवाई बनाते हैं फैक्ट्री, और बीजेपी ने उसका मेन बनाया, वो चला भी। यानी कि ये सामाजिक, यानी कि जमीन से दूर है ये लोग। देखो, जब तक जमीनी लोगों को आप नहीं कमान दोगे, ठीक बात है। तब तक आप राजनीति में कामयाब हो ही नहीं सकते। अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, और भी बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं। आप बीच में मैं जी, बोलता हूँ, एक जी, चीज देखिए आप, जी। नरेंद्र मोदी जी जब हिसार में रैली करने आते जी। हैं, वो यहाँ तक ग्राउंड वर्क करते हैं। उनको पता है कि यहाँ माता बनबोरी देवी का मंदिर बिल्कुल, है, बिल्कुल। और वो मंच से बोलते हैं माँ भ्रामरी को प्रणाम। बिल्कुल, यही एक क्वालिटी है जी। कांग्रेस और बीजेपी में, जो चुनाव परिणाम में डिफरेंस पैदा करती है। और जब तक कांग्रेस के शीर्ष नेता ये नहीं समझेंगे कि लोगों की नब्ज क्या है, और उस नब्ज को पकड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती, वो चाहे उसके लिए कितने एफर्ट कर लें। जी। और दूसरी बड़ी बात, जो एक बहुत कड़वी बात है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, और वो कड़वी बात ये है कि जो कुछ एक लोग समाज के चौधरी बने घूमते हैं, हाँ वो चौधरी जब तक एक पार्टी को टारगेट करते रहेंगे, हाँ हाँ, एक वर्ग को जब तक टारगेट करते रहेंगे, तब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के ही कोई पार्टी सत्ता पर काबिज हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। चाहे वो किसान आंदोलन रहा, चाहे उसके बाद की, आज अब की भी मैं आपको एक हकीकत बताऊं, परिणाम आने के बाद लोगों का इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि अब भी उनके दिमाग में एक चीज सेट हो चुकी है कि ईवीएम हैक थी। क्या बात है। अब उन लोगों को इतना सोचना चाहिए कि मान लीजिए ईवीएम हैक है, तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? उसको सबसे पहले तो उस ईवीएम को हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए, फिर बाद में उसके चुनाव लिए लड़ना। आंदोलन करने चाहिए, उसके लिए उनको ये बायकॉट करना चाहिए चुनाव का, जब ईवीएम सेट है, सबको पता है। एक बात अगर उनके हिसाब से प्रद्युमन जी, मैं जी, बीच में थोड़ा रोकूंगा, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए आप। जी जब कांग्रेस पार्टी जीतती है जी। तब तो वो ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठाती। जी अभी का देख लीजिए आप, जी जम्मू में बीजेपी जीत गई, वहां पर तो ईवीएम खराब है। जी कश्मीर में वो लोग जीत गए तो जी। कश्मीर वाली ईवीएम ठीक है, और कश्मीर की ईवीएम ठीक है, हरियाणा की ईवीएम खराब है। देखो, हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें, हाँ। मामन खान 1 लाख के आसपास वोटों से जीत गए। वहां ईवीएम खराब नहीं थी। खराब नहीं थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए, वहां खराब नहीं थी। ठीक बात। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा का चुनाव लाखों वोटों से जीत गए। हाँ, हार को स्वीकार कर लेना अब चाहिए। 99% बैटरी की बात कर रहे हैं। जो आपने जिस सीट का जिक्र किया, मामन खान जी। वाले सीट का, वहां पर 35 बूथों पर 99% बैटरी थी वहां पर भी। देखो, निश्चित रूप से मैं तो सिर्फ एक सीधी सी बात कहता हूं, अगर कांग्रेस के साथियों के दिमाग में, या जो लोग आंदोलनकारी हैं, जो बहुत से लोग, क्योंकि जिस तरह के सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स कर रहे हैं, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं
जो विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रहते हैं, उन लोगों के दिमाग में अगर ये चीज है कि ईवीएम हैक है, तो उनको अगले सारे चुनाव छोड़ करके सबसे पहले पूरे देश में ईवीएम बैन करवाने के लिए प्रयास करने चाहिए, उनके लिए आंदोलन करना चाहिए, वरना आप कितने चुनाव लड़े तो प्रद्युमन जी एक बात समझाइए, जब चुनाव आयोग इन लोगों को बोलता है, भाई आप जितने भी एक्सपर्ट हैं वो ईवीएम कैसे हैक होती है, तो मुखबिर के लिए बोलते हैं, तब ये लोग कई बार गए हैं, उस चीज में फेल हो गए ही ये लोग। दूसरी बड़ी बात एक और है कि ईवीएम जब देश में लागू की गई तो किस राज में लागू की गई? कांग्रेस का राज था। जब कांग्रेस के राज में लागू की गई तो फिर कांग्रेस का राज कैसे चला गया? अगर आदमी सही दिमाग से बात करे, क्योंकि हम लोगों की सुनी सुनाई, बहुत से लोग आज जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या सोशल मीडिया का जो लोग यूज कर रहे हैं, वो केवल कॉपी पेस्ट पर ध्यान देते हैं, वो जो हकीकत है बिल्कुल उसकी तरफ कोई नजर नहीं दौड़ा। साथियों बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रद्युमन जी, सोशल मीडिया, सभी की बात नहीं करें, सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं, उनको खाली उनको सनसनी फैलानी है, अपनी वीडियो चलानी है, इस प्रकार की वो वीडियो बनाते हैं, इस प्रकार का कंटेंट वो जानबूझकर पैदा और बनाते हैं ताकि समाज के अंदर एक सनसनी पैदा हो। इंद्रपाल जी मैं आपको चर्चा में जोड़ लेता हूं, जैसा कि प्रद्युमन ने कहा कि अगर कांग्रेस को अब भी इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया या इन चीजों पर काम नहीं किया तो सत्ता में नहीं आएंगे। आपका क्या सुझाव कि कांग्रेस को किन चीजों पर काम करना चाहिए? कुलदीप भाई, जो चुनाव हो संगठन के दम पर लड़ा जाता है। सही कहा। जब से दीपक बावरिया प्रभारी बनाए गए थे, दीपक बावरिया ने बहुत ज्यादा मीटिंग की, सभी नेताओं से मुलाकात की, और उसके बाद लगभग ये फाइनल हो गया था कि कौन जिला अध्यक्ष बनेंगे। और दीपक बावरिया ने तो शायद गुजरात का मॉडल कौन से डिस्ट्रिक्ट स्टेट का लेके आए थे। बिल्कुल। जिस प्रकार बीजेपी में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 से लेकर 4 मंडल है, उसी तरह पर दीपक बावरिया ने एक संगठन खड़ा करने का कंसेप्ट लेकर इसमें बीजेपी से भी आगे निकलते हुए शायद एक विधानसभा क्षेत्र में आप उसको खंड कह सकते हैं, मंडल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और खुद दीपक बावरिया की स्टेटमेंट आई थी काफी समय पहले कि 1 महीने के अंदर अंदर संगठन खड़ा हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव जा लिया, विधानसभा का चुनाव आ लिया, जिला अध्यक्ष कांग्रेस ने नहीं बनाए, ब्लॉक के नहीं बनाए, जो मंडल सत्र की खंड सत्र की बात थी वो तो बहुत दूर की बात है। जब तक संगठन नहीं बनेगा पार्टी मजबूत नहीं होगी। बीजेपी एक पन्ना प्रमुख तक चली गई है। ठीक कहा। एक पेज पर, एक पन्ने पर मेरे हिसाब से 60 मतदाता आते होंगे। एक आदमी की जिम्मेवारी लगा दी गई है कि आप उनसे जो 60 पन्ना एक पेज पर 60 वोटर हैं उनको प्रभावित करना है, संभाल के रखना है, हर 5-10 दिन बाद इनसे मिलना है। तो जब बीजेपी इतने नीचे तक चली गई है और कांग्रेस के पास संगठन भी नहीं है, तो चुनाव कहां से जीतेगी? तो बात आती है ईवीएम की। हमने दोनों ने कम से कम 10-15 विधानसभा क्षेत्रों को नजदीक से देखा। बिल्कुल देखा है, जिसमें आपका कुरुक्षेत्र आ गया, कैथल आ गया, जींद आ गया, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा आ गया। जो रिजल्ट दिमाग में थे वो जो बताए लगभग वही आए। बिल्कुल आए। जहां पर बीजेपी ने लीड ली है वहां हम नहीं पहुंचे थे, ना हमारे वहां पर सूत्र थे कोई। बिल्कुल। तो ईवीएम का जो कह रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं लगता कि ईवीएम में कोई गड़बड़। हमने आप वीडियो निकाल के देख लेना, उचाना की सीट को लेकर बार बार बोला था कि इस बार चौधरी साहब के लिए खतरे की घंटी है, और कुलदीप भाई का हमने पहले बता दिया था, लगभग सीटों का हमने पहले बता दिया था और लगभग रिजल्ट वही आए हैं। कुलदीप भाई जो हमने बताया था एक दिन पहले, उसमें 35 सीटें ऐसी थी जो हमने बीजेपी को क्लियर सीट वाइज बताया था, इससे ये जीतेगा। और उसमें से 15 सीटें ऐसी थी जिसमें या तो सीधी टक्कर बताई थी कांग्रेस की, या फिर जैसे तिकोना नवाड़ा की सीट थी, कई सीटें ऐसी थी तिकोना बताया था। और उसी में ये भी बताया था कि इनमें जो हार जीत का अंतर है वो 5,000 के आसपास का है, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन हमारे भी इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ था, हम ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि बीजेपी है वो 40+ जा सकती है, क्योंकि अगर ये चीज हम उस टाइम कह देते लोग हमको भी पागल बताते थे। लेकिन 35 सीटें उसमें क्लियर कर दी थी। कई लोग मेरे नीचे कमेंट इस प्रकार के करते थे, बावड़ा हो गया भाई, फलाना हो गया भाई। जब हमने 35 सीटें बीजेपी कंफर्म बताई थी तब लोग इस प्रकार कमेंट करते थे, और जब रिजल्ट आया तो वही लोग प्रणाम कर रहे थे। और आपके पत्रकार जिसमें जो बताया था उसमें ये भी बताया था कि जो फतेहाबाद और सिरसा है इनमें बीजेपी एक भी नहीं जीतेगी।
लेकिन बात सिर्फ जींद की रह गई। हाँ। जींद में देखिए बात कमियों की आ रही है। हाँ, जिस समय टिकट वितरण हुआ, इंद्रपाल जी वीडियो लंबा हो जाएगा, अगली एक मिनट, हाँ, जब टिकट वितरण हुआ तो जींद को जाटलैंड का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल और सही। हमने इस बात पे चर्चा की थी कि बीजेपी ने कितना बड़ा कदम उठाया है। हाँ। जींद का जाटलैंड होने के बावजूद भी एक भी जाट को टिकट नहीं दिया। बड़ी बात है, बड़ी बात। तो उसका जो परिणाम है वो आज देखने को मिला है कि जींद की 5 में से जो 4 सीट है वो बीजेपी जीत गई। जी साथियों, ये हमने चर्चा की, इसमें दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया और एक एक उस चीज को छुआ जो कांग्रेस की हार का बड़ा कारण है। आप क्या मानते हैं कि हमने जिस इस पहलू को छुआ वो कांग्रेस की हार का वास्तव में कितना बड़ा कारण है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, राम राम।